नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA साहित्यिक हिंदी प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सलाम, और इस कहानी के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। चलो आज हम इस कहानी से अवगत होते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो इस कहानी के लेखक हैं, इनका जीवन परिचय देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को ग्राम बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आपने MA की शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट व उत्पीड़न झेले थे। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे। वहाँ दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे आपकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया। आप देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के पद से पदमुक्त हुए। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपका मानना है कि दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। आपने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया है। आपकी भाषा सहज, तथ्यपूर्ण और आवेगमयी है, जिसमें व्यंग्य का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी आपकी रुचि थी। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण आपको हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1995 में परिवेश सम्मान साहित्य भूषण पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया है। आपकी प्रमुख रचनाओं में सदियों का संताप, बस, बहुत हो चुका, सलाम आदि कविता संग्रह है। जूठन यह आपकी आत्मकथा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह आलोचनात्मक ग्रंथ है और एक कहानी संग्रह है, घुसपैठिए। और 17 नवंबर 2013 को देहरादून में आपका निधन हो गया। इस प्रकार से सलाम इस कहानी के लेखक का परिचय था। अब हम कहानी देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित सलाम भाग 1 के अंतर्गत प्रस्तुत कहानी इस प्रकार से है। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देख रेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बारामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सके। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग
गुड़ मुड़ होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहरने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात को बरामदे में ही ठहरना पड़ा था। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्ता और वाल्व भी खोल लिए थे। पीने के पानी का और कोई इंतजाम वहां नहीं था। बड़ी मुश्किल से दो मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर भी सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतारकर दीवार से सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होगे। तुम्हें तो यहाँ काफी अटपटा लग रहा होगा। कमल ने मोजे और जूते सहजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, आज देखा ही है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या? हालात दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर दो बुजुर्ग अभी तक जगे थे। रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल का वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ, क्या इतना काफी नहीं है कि ये मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हारिश ने नाराजी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी जमाने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसलेट बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना? मैं ब्राह्मण हूं और कुछ पूछना हो तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने पर अब ज्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश, सो गए क्या? सुबह क्या हो गया? हरीश की आंख में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह का क्या मतलब है? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी। चाहे देर रात को 2 बजे सो, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है। उनकी खटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसे ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती है। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ अब सुनाई। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहाँ मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी और अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है। शाम को मैंने वहां से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे चले जाना। गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे।
रात वाली चहल पहल कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। खटंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचते वह नाली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्पर नुमा दुकान थी, जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थी। साथ ही दो तीन बदरंग से डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कसेलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंग रहा था। धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप, प्लेटें और शीशों के एक जार में कुछ बिस्कुट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिन भिना रहे थे। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चिकट कपड़ों में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतारकर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ी टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गर्म गर्म चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती है। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी। भट्टी सुलग रही है। बट्टो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिकी। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है। चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूं। वो बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया था। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलगकर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटे उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कमल का गला खुश्क होने लगा था। भट्टी तो धधक गई थी। एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो, चाय वाले ने वही से जवाब दिया।
तुझे यहाँ चाय ना मिलने की। चाय वाले की आवाज में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था, और अब कह रहा हूं नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कुलों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। यह शहर नहीं गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाकर पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को अग्नेय नेत्रों से घूरा, आवाज में शक्ति भरकर बोला, चूहड़ों चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वन मानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? इब चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे, कलयुग आ गया है, कलयुग। हाँ, कलयुग आ गया है। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होगे, या समझाओ? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा, चूहोड़ों की बारात में ब्राह्मण? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा, शहर में चूतिया बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लो कि किस जात का है। चाय वाले ने सेखी बघारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था, आवाज का तेवर चढ़ने लगा। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चचा कौन है ये? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा, चूहड़ है, खुद को ब्राह्मण बताता है, जुम्मन चूहड़ का बाराती है। इब तुम लोग ही फैसला करो, जो यह बामन है तो चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय, चूहड़ों चमारों को कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सिकिया पहलवान था, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछे, तेल से चिकट बाल, कुछ मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाज बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर फुसर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा था। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। उसने अपनी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला, भाइयों। यहाँ पर कहानी का पहला अंश समाप्त हुआ। कहानी का दूसरा अंश अगली तासिका में देखते हैं।